हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे सही सलामत होंगे, खुशहाल होंगे अपने परिवार के साथ, और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया तरीके से चल रही होगी। लॉकडाउन का आप लोग पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसका संबंध किसी सब्जेक्ट से नहीं है, किसी विषय से नहीं है। यह एक कह सकते कि सामान्य जानकारी है यूपीएससी को लेकर के, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड लोग थे जो लोग जानना चाहते थे इसके बारे में। खैर वो लोग तैयारी में नहीं थे, लेकिन फिर भी जानना चाहते थे इसके बारे में, और उनमें से कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे इस विषय से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने स्तर से भी एक वीडियो जो कि यूपीएससी के तैयारी से रिलेटेड है, ये पोस्ट करना चाहिए। वही वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, जो सिविल सर्विसेज है इसका एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है हर साल, और इस बार कोविड की वजह से मान के चलिए अक्टूबर में पेपर इसका होने वाला है। जितने भी लोगों ने इस बार, जितने भी एस्पिरेंट ने इसके लिए अप्लाई किया था इस बार आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने के लिए, उसका एग्ज़ाम कोविड की वजह से टल गया है और वो 10 अक्टूबर को पहुंच गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो टॉप लेवल की जो 4 सर्विसेज हैं वो हैं और आईआरएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस, ये टॉप 4 लेवल की सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी आती हैं जिनको कह सकते हैं बी लेवल की नौकरियां हैं। ये ए ग्रेड की हैं, वो बी ग्रेड की नौकरियां हैं। अब फ्रेंड्स, जो इसका एग्ज़ाम होता है वो साल में, जैसा कि मैंने बताया, एक बार होता है और 3 लेवल पे होता है, और वो 3 लेवल पूरा साल लग जाता है, पूरा प्रोसेस होने में पूरा साल लग जाता है उसमें। पहले लेवल पे प्री या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, दूसरे पे मेंस एग्ज़ाम होता है, और तीसरे पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब प्री में क्या है? फ्रेंड्स, प्री में बेसिकली आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। जीएस यानी जनरल स्टडीज़ और सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंस में आपके मुख्यतः 4 पेपर हैं जिनको जाना जाता है जीएस के 4 पेपर के नाम से। इसके अलावा एक पेपर होगा आपका एसए का, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप खुद चुनेंगे उसके होंगे 2 पेपर। जो आप सब्जेक्ट खुद चुनेंगे उसको कहते हैं ऑप्शनल पेपर, या ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो 2 पेपर उसके। और इसके अलावा 2 और पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, यानी भाषा के। वो होंगे इंग्लिश और हिंदी, यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं जनरली वो लोग हिंदी ही चूज़ करते हैं। बाकी दक्षिण भारत के स्तर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए, टोटल तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर हो जाते हैं, जिनमें से जो इंग्लिश और हिंदी के ये 2 पेपर हैं ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और जो मेरिट आपकी बनेगी वह इन्हीं यानी
इसी के आधार पे बनेगी। जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो होगा, उसके बाद ऐसे और जो फिर आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट होंगे, इसी के आधार पे फिर मेरिट बनती है। उसी में इंटरव्यू को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, इसमें इंटरव्यू को भी शामिल कर लीजिए। अगर आप लोग इन क्वालिफाइंग नेचर के पेपर में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आपके ये पेपर चेक ही नहीं किए जाएंगे। तो इसको भी पास करना उतना ज़रूरी है जितना इसको, लेकिन इसका ये है कि इसका नंबर जो है, इसके मार्क्स जो हैं, मेन जो रैंकिंग बनेगी उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो जैसा कि जीएस से स्पष्ट है, इसमें वही है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। सीसेट में है कॉम्प्रिहेंशन, यानी एक पैसेज वगैरह दिया जाएगा आपको और उसी को पढ़ करके आपको जवाब देना होता है। इसके साथ साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन शामिल होते हैं इसमें। सीसेट जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे मेंस में इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसी तरह पीटी में या प्रिलिमिनरी टेस्ट में सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जीएस जो है, जीएस के आधार पे आप क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। लेकिन सीसेट में एटलीस्ट कम से कम 27 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए। ठीक, 33% बनता है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस इसमें आता है। ठीक, ये कुछ मोटा मोटी सिलेबस हो गया। अब हम लोग मेंस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंस के जो पेपर, 4 पेपर जो हैं 1, 2, 3, 4, इसमें क्या क्या पूछता है। ऑप्शनल आप खुद निर्धारित करते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शनल अच्छा लगता है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, और इसके अलावा दर्शन शास्त्र ले सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट हैं लेने के लिए, इंग्लिश ले सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इस प्रकार के सब्जेक्ट आपके पास हैं, मैथ्स है। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के रूप लिए ले सकते हैं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप जो है कि अकाउंटेंसी ले सकते हैं, और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सब्जेक्टों को कैटेगराइज किया गया है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जो पेपर 1, 2, 3, 4 हैं उसमें क्या क्या पूछता है। फ्रेंड्स, जो पेपर 1 है, पेपर 1 पेपर 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। अब जो देखिए, फर्स्ट पेपर आपका होगा इंडियन हिस्ट्री। ठीक, इसके साथ साथ कल्चर, इसके साथ साथ इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लीजिए। रिसेंट में तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछा था, लेकिन हो सकता है कब कहाँ से क्या पूछ ले, तो इसको भी शामिल रखिए। और साथ में जियोग्राफी जो है वह है इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों इंक्लूडेड है। जियोग्राफी एंड में इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड की जियोग्राफी दोनों इंक्लूडेड है। एंड इंडियन हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इंक्लूड करके चलिए। ठीक है, हो सकता है
पूछ लें। जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंट टाइम में प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है पूछ ले। कल्चर में वही है, इंडिया का जो कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, तो उसके बारे में पूछ सकता है। अब इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपका गवर्नेंस, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि पेपर 2 के पार्ट्स हैं, यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और IR, ये सब पेपर 2 से संबंधित हैं, ठीक। पेपर 3 जो है इसका संबंध बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ साथ जो है इसमें बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है पेपर 3 का सिलेबस। और पेपर 4 में आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब जो है यह चारों पेपर जो हैं, यह ईच सारे 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। और जो मेंस में जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1750 का मतलब है कि चारों पेपर जो हैं वो सब 250 मार्क्स के हैं, सब पेपर 1 2 3 4 सब 250 मार्क्स के हैं। इसके साथ साथ जो आपका ऑप्शनल होगा वो भी 250 का होगा, दोनों पेपर टोटल मिला के 500, और जो ऐसे होगा वो भी 250 का होगा, तो टोटल मिला करके हो गया आपका 1750, ठीक, 1750। इंटरव्यू जो है वो है 275 मार्क्स का होता है, जो लास्ट ईयर हुआ है। इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2025, यानी 20-25 का टोटल पूर्णांक है। इसमें जितना आप मार्क्स लेकर के आएंगे उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। सो ये है कुछ एक मोटा मोटी जानकारी है IAS का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए इस तैयारी की। देखिए, तमाम तरीके की कोचिंग्स खुल गए हैं, तमाम तरीके की ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल रहे हैं। किताब लेने अगर चले जाएंगे आप मार्केट में तो इतनी सारी किताबें हैं कि आप सोचेंगे कि मतलब कैसे इसको कवर किया जाए, लेकिन उसका सिर्फ एक मूल मंत्र है, मैंने जो चीज़ सीखी है तैयारी के दौरान, कि सिंगल सोर्स रखिएगा तैयारी के दौरान। और सिंगल सोर्स में जो बिगिनर्स लोग हैं वो लोग शुरुआत NCERT से करें, और लाइक ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों का मतलब शुरू से या स्कूल टाइम में लोग जिन्होंने इस किताब को ठीक से नहीं पढ़ा था, वो लोग
सिक्स से लेकर के 12 तक की किताबों को धीरे धीरे कवर करें। ये नहीं कि एक ही बार में मतलब सारा बंडल इकट्ठा कर लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, आप पहले 6th क्लास की कोई एक किताब लेकर के आइए। एग्जाम्पल के रूप में आप ज्योग्राफी को लेकर के आ गए तो पहले ज्योग्राफी को ठीक से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद उसको जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप हिस्ट्री के लेकर के आइए, उसको पढ़िए, फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यानी दोबारा आपको उस किताब को फिर छूना ना पड़े, फिर आप जो नोट्स बनाए हैं उसी से आपका काम हो जाए। यह पहला चीज़ होना चाहिए कि अगर एक किताब अगर आप 2 बार पढ़ ले रहे हैं या 3 बार पढ़ ले रहे हैं तो उसके बाद से चौथी बार में आपको उस किताब को ना पढ़ना पड़े, आप ऑलरेडी उसमें से कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लीजिए। अब यहाँ पे बात यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि किताब में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जितना आप समय किताब के साथ देंगे, किताब को जितना समय देंगे उसी हिसाब से आपको मालूम होता चले जाएगा कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ना है। साथ में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर मेंस के एज वेल एज प्रिलिमिनरी टेस्ट के, पीटी के, दोनों के क्वेश्चंस पेपर आप लोग देखते रहिए, उसको चिंतन मनन उसका कीजिए, लगातार उसको देखते रहिए। इससे यह पता चलता रहता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट ईयर के आप लोग पेपर देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आता है और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो उसको लगेगा अरे इसको कैसे मतलब देखा जाए। एक क्वेश्चन पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाता है और ऑप्शन पता चलेगा कि आप ए मार करके आ रहे हैं और घर जाके मिलाएंगे तो निकलेगा सी। सो जितनी बार आप तैयारी से पहले इस चीज़ को मतलब अपनी आदत में डाल लीजिए कि हमको लास्ट 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना ही करना है, यूपीएससी का या आईएएस का जो पीटी वाला जो एग्ज़ाम होता हो। ठीक, तो एनसीईआरटी देखते रहिए। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का सोचिए। बहुत सारी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत हैं, रमेश सिंह है, इकोनॉमिक्स की लक्ष्मीकांत है, पॉलिटी के लिए है, और वाणी पब्लिकेशन की आती है, और ज्योग्राफी की आती है, हिस्ट्री की भी बहुत सारी, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, कितनी किताबें बताएं। जब होगा वो चीज़ें बता देंगे, लेकिन यही है कि पहले इसको कवर करना शुरू कीजिए। अगर इसको आप कवर कर लेंगे तो आने वाले टाइम में या आने वाले समय में रास्ता और आसान हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। ठीक, सिंगल सोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं। और ज़्यादा लोगों को देख करके उतावला नहीं होना होता है कि अरे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, हाँ, डिप्रेशन में आ जाना, इस प्रकार की चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया क्या पढ़ना है क्या नहीं। पहले एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, उसके बाद अपना स्तर धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा, बढ़ाने लगेंगे आप। अंबार बस यही रखिएगा कि अंबार मत लगाइएगा किताबों का। अब दूसरी चीज़ ये है कि किनको तैयारी करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग जो है कि मूवीज़ वगैरह देख करके इंस्पायर हुए हैं और सरफरोश या गंगा जल या टीवीएफ जैसे जो भी हाल फिलहाल में जो आया था उसको देखने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड बोलने लगे कि मुझे बताओ, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, इसको देखना है। तो इसको देख करके अगर आप इंस्पायर हुए हैं और करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। ठीक है, वो लॉन्ग टाइम तक रह सके आपके अंदर। यह ऐसा एग्ज़ाम है ना कि मतलब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इसमें, अनिश्चित किस्म का है। मान के चलिए 7.5 से 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और 3.5 से 4 लाख 5 लाख लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उसमें से मान के चलिए मुश्किल से 20,000 के आसपास को मेंस के लिए, 15 से 20,000 के आसपास लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए तकरीबन 3-3,500 लोग, 2,500 लोग क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद उसमें से सिलेक्शन होता है। टोटल सीट कितनी होती है, मान के चलिए मैं मोटा मोटी 1000 मान लेना, 1000 सीट हैं। 1000 सीट के लिए जो है कि फाइटिंग होती है। सो आप खुद इमेजिन कीजिएगा कि कितना टफ कंपटीशन है। ठीक, और कंपटीशन, इस कंपटीशन में आने से पहले सबसे पहले तो आप मैं ये कहूँगा कि मूवीज़ और पिक्चरों में देखना बहुत आसान होता है, बहुत मज़ा आता है देखने में, लेकिन ज़मीनी स्तर की हकीकत बिल्कुल उलट होती है दोस्तों। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए।
अगर आप लोग तैयारी में आ रहे हैं, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि ज़मीनी स्तर की जो हकीकत होती है ना, बहुत अलग होती है। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन भी नहीं करूँगा, लेकिन एक किताब है नीलोत्पल मृणाल की, जो है कि डार्क हॉर्स, कभी अगर समय मिले तो ज़रूर उसको पढ़िएगा। तो वो चीज़ है कि आपको मतलब सब कुछ भूलना पड़ेगा, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। और आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, शुरू से ही मतलब स्कूलिंग में भी ठीक एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी और कॉलेज में भी ठीक ठाक थे, बस ये था कि किसी तरह पास हो जाएं। कॉलेज पास होने के बाद आपके दिमाग में अचानक से आया नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तब तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। ये चीज़ है। मेरा मकसद बिल्कुल डराने का नहीं है और ना मैं मतलब आप लोगों को ऐसा डिमोरलाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और उसको सोचने समझने के बाद फिर कदम आगे बढ़ाइएगा। पेरेंट्स वगैरह का दबाव है कि बेटा मेरा तब तैयारी करेगा और आगे बढ़ेगा, काम करेगा, सो उनको भी मत सुनिएगा। एक बार खुद को एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए सोचिएगा, ठीक है। साथ में मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की रखी है सिंपल, किसी भी भारत के किसी भी कॉलेज से, आप यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। स्नातक किस में है, आप बीए किया है या बीकॉम किया है या ऑनर्स किया हुआ है, सिंपल। उसके बाद आप आ गए तैयारी करने के लिए, ठीक। वहीं पे एक लड़का जो आईआईटी या आईआईएम से पास आउट है, एमबीबीएस है, तो आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस करने के लिए आपको पता है कितना पापड़ बेलना पड़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आईआईटी करने के लिए जो आईआईटी में एडमिशन उसका हो रहा है, अपने आप में बहुत ब्रिलियंट किस्म का होता है, ठीक है। 10वीं 12वीं में 90 से ऊपर ही होते हैं लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के लोग होते हैं। तो आप बीए करके आए हैं और आपका मुकाबला सीधा इनसे होने वाला है, ठीक है। और सीसेट आ जाने के बाद, जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी के थ्रू, तब से इन लोगों का प्रपोर्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले हैं उनका काफ़ी घटा हुआ है, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं कि जीएस में उनकी परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन सीसेट में उनकी मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 27 प्रश्न तक नहीं सही कर पाते हैं, बस यही सोच लीजिए, ठीक है। सो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। दुनिया भर के तमाम कोचिंग्स हैं, खुले हुए हैं, मतलब ये फलाना ढिकाना कोचिंग के नाम से चल रहा है, बैनर तमाम लगा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को समझिएगा आप, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम होता है ये, जो है कि 22-23 के बाद का जो समय होता है, और उसको आप जब यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दिमाग में डालिए कि मुझे देना है, तो फिर देना, फिर पीछे नहीं हटिएगा और ना किसी के कहने से डाउन होइएगा, ठीक है। पेशेंस, परसेवरेंस जिसको बोलते हैं, आपके अंदर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आइएगा। और जो लोग बात करते हैं गोविंद जायसवाल सर की या बहुत सारे कि अभी प्रदीप सर जो थे, प्रदीप सिंह, ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, कि बहुत मतलब नीचे तबके से थे, बहुत गरीब परिवार से उठ करके आए और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो देखिए वैसे केसेस 1000, 2000, 3000 बहुत कम देखने को मिलता है, 1-2 के साथ ऐसा हो गया, ठीक है। और जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी प्रकार से एस्पेरेंट का दिमाग भी जो होता है एक स्तर का नहीं होता, सब लोग अलग अलग किस्म का, सबका कैटेगरी अलग होता है। तो ये चीज़ सोच समझ के उसके बाद कदम आगे बढ़ाइएगा। पहले ही बोल रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। जब आप पढ़ने बैठेंगे, समय देंगे, उसके बाद हो सकता है आपको फेलियर का भी सामना करना पड़े, और डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत हो सकता है निकल जाए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, फेलियर का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है चीज़ों को। इसके साथ साथ रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सबका, फ्रेंड्स, लोगों का सबका प्रेशर होता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि
आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, पहले साल में नहीं निकला, दूसरे साल में नहीं निकला, तीसरे साल में नहीं निकला, चौथे साल में नहीं निकला, एक और ये भी हो सकता है कि पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में ही निकल गया। तो कई बार होता है जिनका नहीं निकलता है, सो उनके जो फ्रेंड लोग होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर अंदर होने लगता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, पढ़ाने के लिए बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आओ तैयारी करो, सेमिनार ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसा करो, तमाम तरीके की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन रियलिटी यही है कि बस 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो यह चीज़ सोच समझ कर तब आना चाहिए, और पेरेंट्स के दबाव में बिल्कुल भी नहीं। ठीक, और ना मूवी देख करके इंस्पायर हो कि नहीं अब तो बिल्कुल कर ही देना है। आ रहे हैं तो मान के चलिएगा 3 से 4 साल का समय, मान के चलिएगा कितना टाइम लग ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा सेकंड ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए लाइफ में, सेकंड ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। तो ये चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक, और इनके साथ इनकी बातें ही अलग होती है, ये अलग लेवल के लोग होते हैं। ठीक है, मैं इनको अलग लेवल का कंसिडर करता हूँ। तो वही चीज़ है। सो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए अपना, और तहे दिल से एकदम पूरी तंदुरुस्ती के साथ, एकदम पूरी ताकत के साथ लगे रहिएगा। मैंने जो तैयारी की है, मेरा जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, मैंने आपको वो चीज़ बताई है। सो आज का वीडियो यही था, और किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को डिमोरलाइज करना मेरा मकसद नहीं था। बस मुझे ये बताना था कि ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ कि भाई शुभकामनाएं आपको देता हूँ, और कहूँगा कि आप लोग भाई आपका फर्स्ट